31 अक्टूबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डी कंपनी को श्रीनगर जाने का आदेश मिला, जिसे लीड कर रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर इस बात से परेशान थे कि उनकी लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर होने की वजह से उन्हें कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं मिल पा रही है और वो अपनी टीम को उस वक्त मजबूती से लीड करना चाहते थे। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर तनातनी चालू हो गई। कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, लेकिन वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से पाकिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता था। अक्टूबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू के पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एक्स डिप्टी कमिश्नर इस्माइल खान का एक टेलीग्राम आया। उस टेलीग्राम में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से हथियारबंद लोगों का एक कबीला भारत की तरफ आ रहा है। उस टेलीग्राम को पढ़ते ही तुरंत एक्शन लिया गया। 3 नवंबर को पेट्रोलिंग के लिए 3 कंपनीज को बड़गांव एरिया में डिप्लॉय किया गया। उनका काम था पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों से एयरपोर्ट और श्रीनगर को बचाना। तीनों कंपनियां अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रही थी, लेकिन दुश्मन का कोई मूवमेंट नहीं देखने की वजह से एक एक करके 2 बजे तक कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के अलावा दोनों कंपनियां वापस लौट गई। मेजर सोमनाथ शर्मा की बटालियन को भी आदेश मिला कि अगर 3 बजे तक कोई मूवमेंट ना हो तो वो भी वापस लौट जाए, लेकिन तभी अचानक 2:45 पे फायरिंग शुरू हो गई। मेजर ने देखा कि 700 के करीब पाकिस्तान कबीले के लोग हथियारों के साथ गुलबर्ग से बड़गांव की तरफ आ रहे हैं। तभी उन्होंने तुरंत अपनी टीम को पोजीशंस लेने के लिए कहा। देखते ही देखते उन घुसपैठियों ने 4th बटालियन को 3 तरफ से घेर लिया, जिसके बाद भारी गोलीबारी शुरू हो गई। संख्या में कम होने के बाद भी हमारे सैनिक उनको बराबरी की टक्कर दे रहे थे। एक हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने डिसाइड किया कि वो LMG ऑपरेट करने वाले सैनिक को गोलियां भरने में हेल्प करेंगे। हमारे सैनिक उन घुसपैठियों से जमकर मुकाबला कर रहे थे। तभी अचानक मोर्टार का एक गोला मेजर के ऊपर आकर गिरा और उस धमाके से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। संख्या में कम होने के बाद भी उन सैनिकों ने बराबरी का मुकाबला किया और दुश्मन को 6 घंटे तक रोके रखा, जिसके बाद मदद पहुंची। इस घटना के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को इंडियन आर्मी के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और मेजर सोमनाथ शर्मा इस गौरव को पाने वाले सबसे पहले इंसान बने। पता है मेजर सोमनाथ शर्मा का लास्ट मैसेज क्या था? दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पे है, हम भयंकर फायरिंग में है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। देश के लिए इस सर्वोच्च बलिदान देने वाले की उम्र क्या रही होगी? अंदाजा लगाओ। महज 24 साल। ये तो उनमें से बस एक नाम है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। दुख तो तब होता है जब कुछ अपने ही लोग फौजियों का सम्मान नहीं करते। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनती है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। साथ ही इनका सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस भी मौजूद है। इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 लाख एक्टिव और 9 लाख रिजर्व पर्सनल के साथ ये आर्मी पूरी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को प्रपोर्शन के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा इंडियन आर्मी के सबसे पहले कमांडर इन चीफ बने। इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करनी हो तो यूनाइटेड नेशन अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास करता है तो वो है इंडियन आर्मी। आज भी अगर आप देखोगे तो आपको यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मिलेगा। चाहे फिजिकल हो या मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे जवान पूरी दुनिया में टॉप पर है और ऐसा उन्हें बनाती है उनकी विल पावर और हमारे यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। इंडियन सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर के अंदर सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है। यही रीजन है कि इस दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर तिरंगा लहरा रहा है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये कोई आम फोटो नहीं है। ये फोटो है इंडिया और पाकिस्तान के 1971 वॉर की। इसमें पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल AA नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह की प्रेजेंस में आपको ढाका में सरेंडर करते दिखेंगे। इस दिन लगभग 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद नंबर्स के हिसाब से ये सरेंडर उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर बना और इस इवेंट को आज भी बांग्लादेश में विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे दादाजी भी फौज में थे और जब भी उनसे कोई फौज से रिलेटेड सवाल पूछता तो वो बहुत खुश हो जाते और उस बात को पूरी डिटेल में समझाया करते। जब भी मैं उनसे पूछता कि आपने कौन सी लड़ाई में भाग लिया है तो वो 1971 का जिक्र जरूर करते। हमारी जब भी इस टॉपिक पे बात होती तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाया करती थी, गर्व की। उनको हमेशा फौज में रहकर अपनी देश की सेवा करनी थी, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और अगर मैं फौज पे वीडियो बनाऊं और उनका जिक्र ना करूं तो ऐसा हो नहीं सकता। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। इंडियन आर्मी इस दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है, मतलब कि हमारे देश के लोग अपनी इच्छा से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल की एक क्लॉज में यूनियन को पावर है कि वो हमारे देश की सेफ्टी और लोगों की भलाई के लिए हेल्थ, मिलिट्री, सोशल और कुछ रिलीफ सर्विसेज को कंपलसरी कर सकता है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उत्तराखंड की बाढ़ से लेकर तुर्की के भूकंप तक जब भी लोगों को मदद की जरूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी ने अपना फर्ज निभाया। 2002 में अफ्रीका के बोट्सवाना में एक कॉम्पिटिशन रखा गया जिसके अंदर US, UK, साउथ अफ्रीका जैसे 12 देशों की 28 टीमों ने पार्ट लिया। इस इवेंट को ये जानने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि पूरी दुनिया की स्पेशल फोर्सेस एडवर्स कंडीशंस के अंदर मेंटली और फिजिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इवेंट खत्म होते ही सब लोग तब शॉक हो गए जब इंडियन आर्मी की 10 पैरा SF की टीम ने सभी टीम्स को हराकर फर्स्ट रैंक हासिल की। मेजर रानाडे ने कहा कि इस इवेंट ने हमारी आंखें खोल दी। हम वेस्ट के सोल्जर्स को तगड़ा मानते थे, लेकिन जब बात आई रियल लाइफ सिचुएशंस में मेंटल स्ट्रेंथ की तो हमारे लड़कों ने बाजी मार ली। वेस्ट के फौजियों के पास नई टेक्नोलॉजी और एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम होने के बाद भी वो पैरा SF के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे ही बहुत बार इंडियन आर्मी
आर्मी ने पूरे वर्ल्ड को चौंकाया है। अब हम कुछ मेजर लड़ाइयाँ देख लेते हैं जो इंडियन आर्मी ने आज़ादी के बाद लड़ी। सबसे पहले आता है 1947-48 का इंडियन पाकिस्तानी वॉर, जिसका मेन रीजन था कश्मीर। इस वॉर के बाद सीज फायर की एक लाइन बनी जिसने कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया और 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान के पास। इसके बाद 1965 के अंदर भी दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई, जिसका भी मेन रीजन था कश्मीर। पाकिस्तान को इस बार उम्मीद थी कि लड़ाई शुरू होते ही कश्मीर के लोकल लोग हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इस वॉर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और हिंदुस्तान को भी कैजुअलिटीज हुई और एंड में सीज फायर के एग्रीमेंट के साथ इसका अंत हुआ। इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ 2 और युद्ध हुए। एक तो 1971 जिसका जिक्र मैं आपको पहले ही कर चुका हूं, और दूसरा 1999 में कारगिल, जब पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स भेस बदलकर हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुस गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कारगिल के बाद अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हमेशा से होती रही है। इंडिया और चाइना भी 2 बार वॉर्स में एंगेज हुए हैं। 1962 में हमें हार मिली क्योंकि हमें लगा कि वॉर की सिचुएशन नहीं बनेगी, लेकिन चाइना एकदम क्लियर था। 1967 में नाथुला और चोला की बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर इंडियन आर्मी को जीत मिली। अगर हम इन वॉर के डिटेल्स पे जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना बने, लेकिन ये सभी बातें पुरानी हैं। अब इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। असॉल्ट राइफल से लेकर मिसाइल तक सब कुछ एडवांस हो गया है। पूरी दुनिया भी टेक्नोलॉजी को तो बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेगी, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए हंसते हुए जान देने वाले वीर कहाँ से लाएगी। हमारे सारे फौजी भाइयों को एक बार दिल से सैल्यूट। इंडियन आर्मी के साथ साथ इसरो ने भी चंद्रयान 3 को मून पे लैंड करवा के इतिहास रच दिया। उम्मीद करते हैं हमारा देश इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप जब भी किसी वीडियो पे कमेंट करते हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और वो उसे बहुत लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक जाए तो कॉमेंट भी करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।